हेलो गाइस, माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा फ्रॉम करियर इन्फिनिटी क्लासेस काकादेव कानपुर। तो आज हम लोग एक बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो देखिए, इंसुलिन के बारे में आप क्या जानते हो? आपको पता होना चाहिए कि एनिमल बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी में एक ग्लैंड पाई जाती है, नाम है इसका पैंक्रियास। इसको हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं। पैंक्रियास में दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन पार्ट एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन पार्ट। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये निकालता है डाइजेस्टिव जूस। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है इसमें होती है मैनी टाइप्स की सेल्स होती हैं, क्लियर। और ये सेल्स वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। जो बीटा सेल होती है उससे निकलता है इंसुलिन। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंसुलिन निकलता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको आप बोलोगे प्रो इंसुलिन। जैसे आपने सुना होगा प्रो एंजाइम, या फिर आपने और बहुत सारी और भी चीज़ें, प्रो प्रोटीन, तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी चीज़ें, क्लियर। तो याद रखिए ये एंडोक्राइन पार्ट से निकलता है, और इसीलिए पैंक्रियास को कंपोजिट या मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंपोजिट और मिक्स्ड ग्लैंड। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बीटा सेल डैमेज हो गई या बीटा सेल ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या इंसुलिन डिस्चार्ज होगा उसके शरीर में? तो आंसर आएगा इंसुलिन डिस्चार्ज होना या तो कम हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। अब इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति को डायबिटिक बोलेंगे। इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। याद रखिएगा, डायबिटीज़ मिलाइटस बोलते हैं इस केस को। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज ड्यू टू द लैक ऑफ एडीएच हार्मोन, जबकि डायबिटीज़ मिलाइटस इज ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस व्यक्ति का क्या इलाज है? इस व्यक्ति का इलाज ये है कि इस व्यक्ति को आप इंसुलिन दे दो तो ये व्यक्ति नॉर्मल काम करेगा। अच्छा, अब ये इंसुलिन आएगी कहाँ से? ये इंसुलिन हम लोग कहाँ से लाएंगे? ये इंसुलिन हम लोग स्लाटर्ड कैटल और पिग के बॉडी से लाएंगे, स्लाटर्ड कैटल और पिग की बॉडी से निकालेंगे, क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्लाटर्ड कैटल हम लोग ने लिया या फिर पिग ले लिया, उसके शरीर से हम लोग ने इंसुलिन को रिमूव कर लिया और उसको प्यूरिफाइड और पास्चुराइज करके बॉटल में पैक कर दिया। अब अगर ये इंसुलिन हम किसी व्यक्ति को देते हैं, तो क्या इस इंसुलिन को अगर हम किसी व्यक्ति को इंजेक्ट करते हैं तो उसको उतना ही इफेक्टिव होगा जितना उसकी शरीर में खुद इंसुलिन बन रहा था? यानी दिस इंसुलिन इज सिमिलर इफेक्ट, जैसा कि उसके शरीर में बन रहा था, क्या सेम वैसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली इस इंसुलिन की वजह से कुछ एलर्जी कॉज हो जाएगी, कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कॉज हो जाएंगे, कुछ इम्यून रिस्पॉन्स कॉज हो जाएगा, और ये इम्यून रिस्पॉन्स एलर्जी कॉज कर देगा। यानी ये व्यक्ति के अंदर एलर्जी कॉज कर देगा, यानी सर दर्द होना और भी चक्कर आना, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आजकल हम लोग ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया में बना रहे हैं। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, आज की डेट पे ये पॉसिबल है, क्लियर। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसुलिन एक्चुअली में इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, तो उसमें 3 चेन होती है। आइए हम लोग देखते हैं वो 3 चेन कैसी। देखिए, जो इंसुलिन जब बनता है तो ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है। प्रो इंसुलिन, इसका क्या मतलब होता है? प्रो इंसुलिन का ये मतलब होता है कि इसमें 3 चेन होती है, चेन ए, चेन बी और चेन सी। सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा देखिए जुड़े रहते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, चेन ए ये देखिए ग्रीन कलर की, चेन बी देखिए ये ऑरेंज कलर की, और चेन सी देखिए ग्रे कलर की। तो ये प्रो इंसुलिन का फिगर दिया हुआ है या इंसुलिन का? तो प्रो इंसुलिन का। अब इसमें होता है 21 अमीनो एसिड, देयर इज 21 अमीनो एसिड्स, देयर इज 30 अमीनो एसिड, और यहाँ पर होता है 33 अमीनो एसिड्स। अच्छा, प्रो इंसुलिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव किसके कारण? चेन सी के कारण। अगर हम इस चेन को काट दें, देखिए इस चेन को कैंची दिखाई गई है, इस कैंची से अगर हम काट देते हैं तो बताइए क्या बचेगा? चेन ए बचेगा
और चेन बी बचेगा और इनको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो फिर हमारा इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ऐसा आप कह सकते हो, अगर हम प्रो इंसुलिन से सी चेन को माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा इंसुलिन। और इंसुलिन में केवल और केवल कितनी चेन होगी, ए और बी आपस में कैसे जुड़ी होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बना लिया। लेकिन समस्या क्या है, इस इंसुलिन ये इंसुलिन हम लोग ने कैसे बनाई, इस इंसुलिन को बनाने में काफ़ी साल लग गए। इस इंसुलिन को बनाने में हमें काफ़ी साल लग गए क्योंकि पहले हमें लगता था कि चेन ए, चेन बी और चेन सी तो तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाद में काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद पता चला कि चेन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये काम किसने किया, ये काम एक्चुअली किया एली लिली एक कंपनी है, एली लिली एक कंपनी है अमेरिका की। उसने 1983 में ये काम कर दिखाया। उन्होंने क्या किया, चेन ए बनाने वाला जीन ले लिया, चेन बी बनाने वाला जीन ले लिया और उसको प्लाज्मिड की हेल्प से बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। जब बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, ई कोली, तो ई कोली नाम के बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और उसने इंसुलिन की दो चेन बना ली, चेन ए और चेन बी। इनको हम लोग ने आइसोलेट कर लिया और फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा हम लोग ने इनको जोड़ दिया और इस प्रकार हम लोगों ने एक्टिवेटेड इंसुलिन प्राप्त कर ली। और चूंकि ये बिल्कुल ह्यूमन के जीन से ही बनाई गई थी इसलिए इसका नाम पड़ा ह्यूमलिन, इसका नाम पड़ा ह्यूमलिन। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ह्यूमलिन किस प्रकार का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस फिगर में देख पा रहे हो ह्यूमलिन जो कि बनाया गया है, ये मार्केट में अवेलेबल है, डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। देखिए ह्यूमलिन नाम से, इसमें देखिए लिखा हुआ है ह्यूमन इंसुलिन। कैसे बनाया गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा, यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। क्लियर। और इसमें देखिए इसका सॉल्ट दिया हुआ है आइसोफेन सस्पेंशन। तो ह्यूमन इंसुलिन जो है पहली बार देखिए किस कंपनी ने बनाया, लिली ने, LILLY लिली। कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की, फार्मास्यूटिकल कंपनी है अमेरिका की। तो इस प्रकार हम लोग ने इंसुलिन प्रिपेयर कर लिया। क्लियर। आइए हम लोग एक बार इसको NCERT से देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाई टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। यानी कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट को मैनेज करना चाहते हो तो आपको इंसुलिन रेगुलर इंटरवल पे देना पड़ेगा। लिखा है व्हाट वुड बी ए डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। डायबिटिक पेशेंट का क्या होगा अगर ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। तो इसका एक विकल्प मैंने आपको बताया कि ये हम लोग ने किसी एनिमल से आइसोलेट कर लिया, क्लियर। और फिर पूछा है उन्होंने क्वेश्चन, वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल इज जस्ट एज इफेक्टिव एज they are secreted by the human body itself and would be not elicit the immune response in the human body। क्या ये कोई immune response प्रोड्यूस करेगी या फिर उतनी ही इफेक्टिव होगी, ये आपसे पूछा है तो मैंने आपको बता दिया इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। आज की डेट पे क्या इमेजिन कर सकते हैं कि किसी बैक्टीरिया को इमेजिन करो जो हमारी इंसुलिन बना ले, ह्यूमन इंसुलिन बना लेगी। तो आज की डेट पे ये जितनी भी प्रोसेस है ना बहुत सिंपल हो जाती है। यू कैन ईजिली ग्रो ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच एज इंसुलिन एज यू नीड। बोल रहे हैं इसको ओरली क्यों नहीं लिया जा सकता, इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दिस इज प्रोटीन इन नेचर। आपको पता है ये नेचर में प्रोटीन है। क्लियर। और वी हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार हमारी इंसुलिन पच जाएगी और फिर वो अपना फंक्शन नहीं शो कर पाएगी, अब फर्दर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इंसुलिन यूज्ड for the diabetes was earlier extracted from the pancreas of the slaughtered cattle or pig। मैंने आपको बताया था ना, अभी फिगर भी दिखाया, slaughtered cattle और pig से निकाला गया। इंसुलिन from an animal source though cause some patient to develop allergy। मैंने आपको बताया था इससे एलर्जी कॉज हो जाएगी और अदर टाइप की रिएक्शंस कॉज हो जाती है जैसा कि फॉरेन प्रोटीन के साथ होता है, यानी कि हमारी बॉडी फॉरेन प्रोटीन इसको समझेगी। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 2 चेन होती, चेन ए और चेन बी। चेन ए और चेन बी होती, दोनों आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा या बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। क्लियर। मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यानी जिसमें इंसान भी आ जाते हैं, उसमें इंसुलिन एक प्रो इंसुलिन के फॉर्म में निकलती, प्रो हार्मोन के फॉर्म में निकलती है। जैसे प्रो एंजाइम होता है, जैसे प्रो हार्मोन होता है, प्रो प्रोटीन होती है, तो मैंने आपको बताया था। और इसके बाद जब ये प्रोसेस होती है, जब ये मैच्योर होती है तभी ये फंक्शन करती है। विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड।
यानी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट था जिसको बोलते थे सी पेप्टाइड, और सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में नहीं होती, उसको रिमूव कर दिया जाता है, मैच्योरेशन के पहले ही उसको रिमूव कर दिया जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इंसुलिन को हम मैच्योर फॉर्म में आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा कैसे प्रोड्यूस करें, यानी इंसुलिन को असेंबल कैसे करें, वो भी मैच्योर फॉर्म में कैसे असेंबल करें। तो 1983 में एली लिली अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने पहली बार 2 डीएनए के सीक्वेंस लिए। 2 डीएनए के सीक्वेंस मतलब 2 जीन ले लिए, एक ए बनाने वाला और एक बी बनाने वाला, दोनों चेन बनाने वाले जीन ले लिए ह्यूमन इंसुलिन के। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया प्लाज्मिड के साथ, और प्लाज्मिड को डाल दिया कहाँ पर, ई कोली में। ई कोली के अंदर इंसुलिन की दोनों चेन बनने लगी, चेन ए बन गई, चेन बी बन गई, और फिर दोनों सेपरेट बनी थी, दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, फिर कंबाइन कर दिया गया, कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, और नाम दिया गया ह्यूमन इंसुलिन यानी ह्यूमलिन। ह्यूमलिन नाम दिया गया। यहाँ इस फिगर में देखिए, प्रो इंसुलिन में 3 चेन है, चेन बी, चेन सी और चेन ए, लेकिन जब आप देख रहे हो कि सी चेन फिर अलग हो गई है, सी चेन अलग हो गई, चेन ए और चेन बी को जोड़ दिया गया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। क्लियर? चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, जीन थेरेपी। अच्छा, जीन थेरेपी क्या होता है? इसमें हम लोग, कोई सेल है उसके अंदर एक फॉल्टी जीन है, इसको हमने फॉल्टी जीन बोल दिया। कोई सेल है इसके अंदर एक फॉल्टी जीन है, यहाँ पर हम लोग ने एक डिजायर्ड जीन डाल दिया। तो हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीन थेरेपी? इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी सेल के अंदर एक डिफेक्टिव जीन है, इस डिफेक्टिव जीन को हम क्या करेंगे, कट करके निकाल देंगे, और उसकी जगह जो डिज़ायर्ड जीन है अच्छा वाला, ये डिज़ायर्ड जीन है, वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब आप बताइए, ये सेल नॉर्मल फंक्शन करेगी कि नहीं करेगी? ये नॉर्मल फंक्शन करने लगेगी, नॉर्मल फंक्शन। इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी, इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। और देखिए, इसमें हम लोगों ने पहली बार जीन थेरेपी की गई 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, और उस बच्ची के अंदर कौन सा रोग था? स्किड, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अच्छा, सीवियर क्योंकि बहुत खतरनाक थी, कंबाइंड क्योंकि टी और बी लिम्फोसाइट जो था, टी और बी लिम्फोसाइट ये नष्ट हो जाता था, टी और लिम्फोसाइट जो था वो नष्ट हो जाता था, वो उसके लिए टॉक्सिसिटी हो जाती थी, इसीलिए ना टी लिम्फोसाइट काम करता है और ना ही बी। आप बताओ, अगर टी लिम्फोसाइट काम नहीं करेगा तो कौन सी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाएगी? CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और अगर बी लिम्फोसाइट काम नहीं करेगा तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी? HMI यानी कि ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसी को हम लोग AMI भी बोलते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी बच्ची में स्किड रोग हो जाए तो क्या होगा। तो ना उसमें टी लिम्फोसाइट बनेगा और ना बी, तो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगी डिजीज़ के लिए। आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते रहते हैं और अपने आप रिकवर भी हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब इस बच्ची में टी और बी लिम्फोसाइट नहीं बन रहा है तो जरा सा एक डस्ट पार्टिकल भी इस बच्ची के लिए एलर्जिक हो सकता है, इस बच्ची की जान ले सकता है। इस बच्ची को कैसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे हो, एक छोटी सी बच्ची है और ये बच्ची जो है ये एक पाउच में बंद है। देखिए, आप देख पा रहे हो कि ये पाउच है, उसके अंदर ये बंद है, इस पाउच के अंदर ये बंद है। और ये देखिए डॉक्टर ये है, और इसमें देखिए छोटे छोटे क्या हुआ, यहाँ से ये विंडोज लगी होती हैं, इनसे आप इनको चाय, पानी, ये सब दूध वगैरह, मिल्क वगैरह दे सकते हैं। और ये बच्ची आपके संपर्क में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो बैक्टीरिया, वायरस है, जरा भी इस बच्ची को इन्फेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये स्किड से सफ़र कर रही है। तो इस बच्ची की लाइफ क्या होगी सोचिए। इसीलिए डॉक्टर्स ने इसका इलाज करने के लिए क्या किया, कुछ नया तरीका ढूंढा। इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। एक होता है परमानेंट तरीका, एक होता है परमानेंट मेथड, और एक होता है टेम्परेरी मेथड। देखिए, परमानेंट और टेम्परेरी मेथड में क्या है दिक्कत? परमानेंट मेथड में अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करेंगे तभी ये कर सकते हैं। टेम्परेरी मेथड जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मेथड केवल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही कर पाएंगे। ठीक है? और यहाँ पर देखिए 2 मेथड हैं। एक होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी जिस एंजाइम की कमी है
वो इस बच्ची को दे दिया जाए, जिस एंजाइम की कमी है वो इस बच्ची को लगातार सुबह शाम दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और दूसरा होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें करते क्या है, बच्ची की लिम्फोसाइट आप ले लीजिए, बच्ची की जो लिम्फोसाइट है वो ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर एक डिजायर्ड जीन डाल दीजिए, डिजायर्ड जीन, कौन सा, एडाजीन, एडाजीन। एडाजीन 20 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, एडाजीन 20 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, वो आपने डाल दिया। डालने के बाद उसको रेट्रोवायरस से जोड़ दीजिए, रेट्रोवायरस से जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल में रेट्रोवायरस इफेक्टिव वेक्टर होता है। अब उसके बाद आरडीएनए बन गया, आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए को आप इंट्रोड्यूस कर दिए लिम्फोसाइट्स में, जो बच्ची का लिम्फोसाइट आपने निकाला था उसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए, और इसको रिटर्न कर दीजिए उस बच्ची को, यानी कि इसको उस चिल्ड्रन में या चाइल्ड में डाल दिया गया। अब ये लिम्फोसाइट्स जो हैं अब वो डेड नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर एडा एंजाइम बनने लगेगा। एक्चुअली एडा एंजाइम ऐसा क्या रोल प्ले करता है, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ द एडिनोसिन, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, यानी एडिनोसिन डी एमिनेज का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन होता है जब डीएनए कभी टूटता है तो पहले आप देखो उसका मिलेगा एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है डी ऑक्सी एडिनोसिन। व्हेन डीएनए इज ब्रोकन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डी ऑक्सी एडिनोसिन। तो डी ऑक्सी एडिनोसिन कब बनता है, डीएनए के ब्रेकडाउन से। ये एंजाइम इस डी ऑक्सी एडिनोसिन को कन्वर्ट कर देता है, देखिए लिखा है एडिनोसिन डी एमिनेज कन्वर्ट्स द डी ऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। और ये डी ऑक्सी एडिनोसिन को पहले देखिए कन्वर्ट किस में करता है, डी ऑक्सी आयनोसिन में। अच्छा, अगर ये इसको इसमें कन्वर्ट ना कर पाए, अगर ये इसको इसमें कन्वर्ट ना कर पाए तो बताइए क्या होगा। ये जो होता है, ये जो डी ऑक्सी एडिनोसिन होता है ये टॉक्सिक हो जाता है, ये बड़ा ही टॉक्सिक हो जाता है। किसके लिए टॉक्सिक हो जाता है, लिम्फोसाइट्स के लिए। अब लिम्फोसाइट्स के लिए टॉक्सिसिटी बढ़ गई, बताइए इन द लैक ऑफ एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम डीऑक्सीएडिनोसिन विल नॉट कन्वर्ट इनटू डीऑक्सीआइनोसिन, तो फिर डीऑक्सीएडिनोसिन बॉडी में बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वो लिम्फोसाइट्स के लिए टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। तो फिर लिम्फोसाइट्स जो होगा वो नहीं बन पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा बच्चे को इफेक्ट होगा, ना टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो पाएगा और ना बी, यानी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो याद रखिए, इस तरह से हम लोग ने देखा अभी। आइए हम इसको एनसीईआरटी से देखते हैं एक बार। देखिए एनसीईआरटी से हम इस टॉपिक को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। इफ ए पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटी डिजीज कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन सच एज डिजीज। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट, जीन थेरेपी एक ऐसा ही अटेम्प्ट है जिससे हम जीन को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, करेक्शन ऑफ मैथड दैट अलाउज द करेक्शन ऑफ द जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। देखिए चाइल्ड और एम्ब्रियो दोनों के लिए, मैंने बताया था ना, चाइल्ड में होगा तो परमानेंटली क्योर नहीं होगा, एम्ब्रियो में होगा तो परमानेंटली क्योर होगा। हेयर जीन आर इंसर्टेड, जीन को इंसर्ट किया गया पर्सन की सेल में या टिश्यू में टू ट्रीट द डिजीज। करेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन, यानी नॉर्मल जीन आपने दे दिया और उसको किसी इंडिविजुअल या एम्ब्रियो को दे दिया, जिससे उसके बॉडी का जो फंक्शन था वो नॉर्मलाइज हो गया। नॉन फंक्शनल जीन इज नाउ रिप्लेस बाय फंक्शनल जीन, नॉन फंक्शनल जीन इज नाउ रिप्लेस बाय फंक्शनल जीन। तो चलिए आगे फिर हम इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी was given in 1990 to a 4-year-old girl। मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी और उसमें एडिनोसिन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी थी। ये एंजाइम बड़ा ही क्रूशियल है, यानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए। मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन। कौन सा जीन, मैंने बताया था 20 नंबर क्रोमोसोम पर होता है एडा जीन, तो वो डिलीट हो जाता है, जिससे एडिनोसिन डी एमिनेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। कुछ बच्चों में एडा की डेफिशिएंसी को क्योर किया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और कुछ में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा किया जाता है, जिसमें हम लोग फंक्शनल एडा पेशेंट को दे देते हैं इंजेक्शन द्वारा। लेकिन दोनों ही समस्याओं में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकता। तो ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकता। पहले स्टेप जीन थेरेपी में, यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में,
लिम्फोसाइट ले लेते हैं पेशेंट का, और उसके बाद उसको हम लोग बॉडी के बाहर कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। मैंने बताया था ना आपको, क्या यूज़ करोगे, फंक्शनल आपने जीन ले लिया, ठीक है, फिर रेट्रो वायरस नाम के वेक्टर से जोड़ दिया, और उसके बाद उसको लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर दिया, अभी मैंने डिटेल में आपको बताया था। और उसके बाद फिर से उसको सबसीक्वेंटली पेशेंट को रिटर्न कर दिया गया। लेकिन आपको पता है कोई भी सेल अमर नहीं होती है, आज नहीं कल तो मरेगी, तो ये हमें फिर से बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूज़न कराना पड़ेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो लिम्फोसाइट आप बार बार बना रहे हो उसका पीरियोडिक इन्फ्यूज़न कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस कर दिया होता, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो फिर ये परमानेंटली क्योर हो जाता। तो देखिए आज हम लोग ने देखा जीन थेरेपी और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। तो फिर आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई